नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालते हैं हेडलाइंस के बाद, लेकिन सबसे पहले चार बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज दिन भर क्या घटा छत्तीसगढ़ में, ये चार बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये लोग हर साल बैठक करते हैं, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। दूसरी तस्वीर जिसमें छत्तीसगढ़ के संविदा बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आश्वासन के बाद भी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की। तीसरी तस्वीर बेमेतरा में चिटफंड कंपनी से मिले धोखे के बाद बड़ी संख्या में लोग क्लेम के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बेमेतरा पुलिस ने पंजाब से एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। चौथी तस्वीर आज 1,25,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज रायपुर पहुंची है। ये वैक्सीन पूरे प्रदेश के लिए उपलब्ध होगी। अब वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में साल 2021-22 में होने वाली धान खरीदी की तैयारियों को लेकर मंगलवार को रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकार नवंबर महीने में धान खरीदी की शुरुआत कर सकती है। साथ ही वर्तमान में धान संग्रहण केंद्रों में रखे हुए धान के निष्पादन पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। इससे पहले मंगलवार को धान खरीदी संबंधी तैयारियों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्तमान में धान खरीदी केंद्रों में रखे धान के निष्पादन को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद आगामी वर्ष 2021-22 के लिए धान खरीदी के बारदाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर यह निर्णय हुआ कि पर्याप्त बारदाने के लिए केंद्रीय जूट कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार भी खुले बाजार से बारदाने खरीदेगी। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी हुई थी और इस साल ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन पार होने की उम्मीद है। इसके लिए राज्य सरकार ने सहकारी समितियों की वर्तमान मांगों पर विचार करने की बात कही है, जिससे राज्य सरकार इतने बड़े आंकड़ों पर धान खरीदी सरलता से कर सके। धान खरीदी केंद्र से धान के उठाव को परिवहन किए जाने पर भी चर्चा की गई है। पिछले वर्षों के धान की बचत प्राइमरी सोसाइटी और संग्रहण केंद्रों में जो धान शेष है उसके मिलिंग और उसके निष्पादन के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा किया गया। लक्ष्य अभी तो जिस ढंग से अभी बरसात हो रही है और जिस ढंग से पंजीयन हो रहा है, ये अभी अंतिम लक्ष्य तो तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जो पिछला हम लोग खरीदे थे उससे भी आगे जो समिति से आया था मांग पत्र और जो कमेटी ने के समक्ष अपना बात रखे हैं, सभी विस्तार से चर्चा हुआ और सबका निराकरण करने की दिशा में सहमति बनी है। ये स्थिति सुधारने के बारे में भी यहाँ पे बहुत विस्तृत विचार हुआ है। आपने जो कहा कि 72 घंटे में धान का उठाव नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सही है और इस कठिनाई को दूर करने पर भी विचार हुआ है और इस अवधि को बढ़ाने का विचार हुआ है। 2021 में धान खरीदी हुआ है, जिसमें परिवहन नहीं होने के कारण सुखद आ रही है और असामयिक वर्षा के चलते कुछ धान सब खराब हुआ है। तो मार्केट के द्वारा तो जो कमीशन राशि मिलता है इसको ना काटा जावे और प्रासंगिक व्यय सुरक्षा व्यय में जो 9 और 2 11 रुपये मिलता है इसको बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए करके हम लोग निवेदन किए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये लोग हर साल बैठक करते हैं, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। अव्यवस्था हर साल बढ़ती है। खाली ये चर्चा करते हैं और मुझे लगता है चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। पहली बार हो रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया। उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रश्नों में जवाब दिया है कि 19-20 का 91 लाख टन धान, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। सरकार ने धान के कटोरा में धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल लगभग 1 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होगा। वहीं लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदी होगी तो सरकार बारदाना, परिवहन, उठाव की व्यवस्था कैसे करेगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर बस्तर में धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आदिवासियों के धर्मांतरण पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में धर्मांतरण तेजी से हुआ है।
जिस तेजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उससे साफ है कि अगले चुनाव के लिए आदिवासी वोटर साधने में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी में चेंज लाने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कन्वर्जन हो, धर्मांतरण बहुत तेजी से इस छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है। धर्मांतरण बनेगा चुनावी मुद्दा। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी सक्रिय। आदिवासी सेंटिमेंट का फायदा उठाने की रणनीति। बस्तर में धर्मांतरण पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में धर्मांतरण का मुद्दा छाया रहा। सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में कोई वर्ग अछूता नहीं है जो धर्मांतरण की जद में न आया हो। बीजेपी ने इसे डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण की जांच करवाने की मांग की है। बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वो अगले विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। यही वजह है कि बीजेपी के सारे प्रमुख प्रकोष्ठों ने धर्मांतरण को एजेंडा बना लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा पदयात्रा निकालकर इस बात को प्रचारित कर रहा है कि कांग्रेस राज में धर्मांतरण बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से लगातार अंधविश्वास आधारित, भय आधारित, प्रलोभन आधारित धर्मांतरण राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सुकमा की स्थिति उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। पिछले दिनों धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर गांव में टकराव की खबरें भी सामने आई। दरअसल जो लोग धर्म परिवर्तन कर आदिवासी से ईसाई बन रहे हैं, आदिवासी समाज उनके कानूनी अधिकार को खत्म करने की मांग कर रहा है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के संरक्षण के नाम पर सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण का कुचक्र बेखौफ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ वोट के लिए काम करती है और वोट की राजनीति के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है तो उनको सहयोग कौन लोग कर रहे हैं इनको मालूम है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, जो हमारी वनवासी आदिवासी संस्कृति है, उसको नष्ट करने का काम कोई कर रही है तो ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे कहते हैं सुकमा जिले के एसपी इस बात के लिए अपने माथा से ये कहते हैं कि धर्मांतरण बढ़ रहा है। आज इनके पीछे आगे पीछे देख लीजिए, जितने लोग हैं वो उसी समुदाय के लोग हैं और उनको बड़ा सहम मिलता है और वो निचले स्तर पर जाकर के धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी जवाबी वार करने में पीछे नहीं है। 15 साल में हमारे सुकमा जिला में, खासकर मैं सुकमा जिला का बात करता हूँ, कलेक्टर से पूछा हूँ, मैं सर्वे करवाया हूँ, पहले कभी धर्मांतरण नहीं हुआ था। 15 साल में 30 चर्च बना है, अभी 2 साल में एक भी चर्च नहीं बना है। विपक्ष इस समय जो है चारों खाना चित है। यहाँ आदिवासियों का मामला जिस प्रकार से सरकार ने सुलझाया है, इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो आरोप उनमें धार नहीं है। तो बस ये धर्मांतरण को ही पकड़ के बैठे। धर्मांतरण को क्या लगता है कि ये मुद्दा बन पाएगा छत्तीसगढ़ में? थोथा चाना बाजे घना, एक कहावत है, इनमें कोई दम नहीं है। थोड़े दिन बाद आपके सामने आ जाएगा कि धर्मांतरण अभी 2.5 साल में ज्यादा हुए कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल में ज्यादा हुए। आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे पर जुबानी जंग जारी है, उससे साफ है कि बस्तर में आदिवासी वोटर्स के बीच इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूती से रखना चाहते हैं। जाहिर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाएगी। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी साहू के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडियों की है। कृषि उपज की खरीदी और बिक्री से ज्यादा पारदर्शिता रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 80% किसान लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में सही मूल्य और खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सियासी दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी इसके लिए प्रदेश से लेकर बूथ स्तर पर 40,000 स्वयंसेवकों की टीम तैयार कर रही है। इन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है।
पिछले दिनों इनके प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी भी शामिल हुई थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि स्वयं सेवक आपात स्थिति में कोरोना की रोकथाम और पीड़ितों की हर तरह से सेवा करेंगे। वहीं कांग्रेस कोरोना से मृत लोगों के नाम पर वृक्षारोपण कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कोरोना के नाम पर सिर्फ सियासत में जुटी है। 19,000 गांवों में 2 हेल्थ वॉलेंटियर की नियुक्ति कर लगभग शहर और गांव मिलाकर के 40,000 हेल्थ वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित कर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए उससे लड़ने का प्रशिक्षण देना है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ कर दी है। कोरोना के काल के बाद भारतीय जनता पार्टी की निद्रा भंग हुई है। इनको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में गंगा जी में लाखों शव क्यों बहाए गए। भारतीय जनता पार्टी 100 के लंबे अरसे बाद जाग पाई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी बिजली दर और जनहित के कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आज एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब धान का कटोरा नहीं रह गया है, अब ये अफीम, गांजा और ड्रग्स का कटोरा हो गया है। बिजली दर वृद्धि के विरोध में बीजेपी 17 अगस्त से वार्ड स्तर पर कंडील यात्रा निकालेगी। 26 अगस्त को बीजेपी राजधानी के सभी 10 जोन कार्यालय का घेराव करेगी। साथ ही सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में बड़े आंदोलन की तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत 15 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर झंडा वंदन करेंगे। हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, राष्ट्रगान गाना है, इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करेगी। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों को लेकर एक पत्रकार ने क्वो वारंटो याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने शासन और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि रायपुर के एक पत्रकार ने आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कई लोगों ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए नियुक्ति पाली है। बड़ी बात यह है कि एमपी के निवास में छत्तीसगढ़ का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर यहां नौकरी हासिल की। दायर याचिका में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने वालों की नियुक्ति रद्द किए जाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी संघ के आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपनी 3 सूत्री मांगों पर हाईकोर्ट प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जाए। संघ ने सहायक ग्रेड 1 के 56 पदों की बहाली करने, कोरोना काल में लगातार अपनी सेवाएं देने पर, कर्मचारियों के 16% महंगाई भत्ते, रिक्त सभी पदों पर तत्काल पदोन्नति करने, न्यायालय के कर्मचारियों की प्रताड़ना को रोकने की मांग की। विरोध के तौर पर 11 अगस्त को काला फीता लगाकर, 12 को अन्न त्याग कर और 13 अगस्त को 24 घंटे लगातार अपना कार्यालय में रहकर करेंगे। विरोध प्रदर्शन से हाईकोर्ट का कार्य प्रभावित नहीं होगा। इस बारे में हाईकोर्ट प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के संविदा बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आश्वासन के बाद भी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की। पावर कंपनी के संविदाकर्मी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। कर्मचारियों ने आम सभा के बाद पावर कंपनी डंगनिया मुख्यालय का घेराव किया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने 11 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति भी बनाई है। कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यही चाहते हैं कि सर्वप्रथम हम सबका नियमितीकरण हो और जो भाई जिनका मृत्यु हो चुका है उनके घर वाले को अनुकंपा नियुक्ति हो और साथ में जिन भाइयों जो अपंग हो चुके हैं उनकी नौकरी और उनको मुआवजा मिले। बेमेतरा में चिटफंड कंपनी से मिले धोखे के बाद बड़ी संख्या में लोग क्लेम के लिए पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां चिटफंड कंपनी का आरोपी एक डायरेक्टर है, जिससे बेमेतरा पुलिस ने पंजाब से उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी निर्मल सिंह पंजाब में है।
जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ चिटफंड कंपनियों के बाहर जो लोग जमा थे, उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलाई गई, आवेदन लेकर पहुंचे थे कुछ लोग। और ये दूसरी तस्वीर पंजाब से बेमित्रा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। भिलाई के सूर्या मॉल में 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ रेप केस में नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं स्कैरी हाउस स्टाफ की भूमिका भी जांची जा रही है। आपको बता दें कि भिलाई की रहने वाली लड़की की करीब एक सप्ताह पहले जांजगीर चांपा के रहने वाले 17 साल के लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। चैटिंग के दौरान नंबर एक्सचेंज किया, फिर फोन पर बात होने लगी। लड़के ने छात्रा को घूमने के लिए जनवानी के सूर्या मॉल बुलाया। मॉल में दोनों घूमते हुए तीसरी मंजिल पर बने स्कैरी हाउस तक पहुंचे, जहां लड़का उसे स्कैरी हाउस दिखाने के लिए अंदर ले गया। फिर भूत का डर दिखाकर अकेले छोड़कर जाने की धमकी देकर दुराचार किया और फिर भाग निकला। किसी तरह लड़की घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी बात बताई। दोनों के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक एंटरटेनमेंट जोन है जिसको भूत बंगला के नाम जानते हैं। वहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ 376 की रिपोर्ट आई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आबकारी बालक को भी कस्टडी में लिया जा चुका है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ जिले के केलो डैम में केलो परियोजना एक बार फिर से विवादों में है। अधिकारियों की गलत प्लानिंग की वजह से सरकार को बेवजह 6 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। आपको बता दें कि डैम में पर्यटन के उद्देश्य से पार्क निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन पार्क के लिए ऐसी साइट का चयन किया गया जहां डैम का बैक वाटर आता है। आलम यह है कि बारिश में पूरे 4 महीने से पार्क जलमग्न है। पार्क में लगे लैंडस्केप, झूले और बाकी चीजें खराब हो रही हैं। तो साइट सिलेक्शन गलत होने की वजह से न सिर्फ पार्क की मेंटेनेंस कास्ट बढ़ गई, बल्कि इसका लोकार्पण भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में योजना की गलत प्लानिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। तत्कालीन बीजेपी सरकार में आनंद फानन में बनाया गया ये फेज 2 जो बना है, वास्तव में स्थल चयन जो है उसका ठीक से नहीं किया गया। जहां जल भराव होता है ऐसी जगह चयन किया गया। लगभग 6 करोड़ की राशि से बनी जो ये गार्डन का जो विस्तार किया गया है वो एक तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार की एक मॉडल कहा जा सकता है। रायपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यातायात पुलिस ने तेलीबांधा के पास रिंग रोड पर एक्टिवा से स्टंट करने वाले 8 नाबालिगों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया है। इसमें एक युवक भी शामिल है। पुलिस ने एक्टिवा से स्टंट दिखाने वाले नाबालिगों और परिजनों को जमकर फटकार लगाई। वाहन चलाने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। आपको बता दें कि सोमवार को रिंग रोड पर 8 नाबालिग एक एक्टिवा पर सवार होकर स्टंट कर रहे थे। एक्टिवा की रफ्तार 60 से 70 प्रति किलोमीटर थी। और कितने बार हुए? उसके घर में हमने हमारा स्टाफ गया नोटिस भेज के और उस वाहन चालक को, उसके पिताजी को और उस नाबालिग बच्चे को हम लोग लेके आए हैं और उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट से अलायंस एयर ने 2 महीने पहले एयर कार्गो की सेवा की शुरुआत की थी। उस वक्त प्रबंधन ने कहा था कि इस सेवा के शुरू होने से बस्तर के व्यापारियों को फायदा होगा और वे अपने उत्पाद देश भर में कहीं भी भेज पाएंगे। एयर कार्गो सेवा के शुरू होने से बस्तर के व्यापार को ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी स्कैनर मशीन के अभाव में ये सेवा शुरू होते ही बंद कर दी गई। आपको बता दें कि एयरपोर्ट में यात्रियों के लगेज स्कैन करने के लिए जो मशीन लगाई गई है वो एयरपोर्ट के लिए है ही नहीं। एयरपोर्ट के लिए सुरक्षा मानक अलग हैं और इन मानकों के विपरीत रेलवे के स्कैनर से एयरपोर्ट में काम चलाया जा रहा है। संसाधनों के अभाव में बस्तर वासियों को जगदलपुर एयरपोर्ट से यात्रा करनी पड़ रही है। मौसम की खराबी के बीच फ्लाइट हर दिन प्रभावित होती है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।